जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 14 देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से लेक्चर नंबर 13 में हम लोग यंग का द्विसरणी प्रयोग देखे, तो उसमें हम लोग का शेष कुछ भाग रह गया था, तो इसको इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग उसका फिगर भी देख चुके थे। आज हम देखेंगे व्याख्या। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार उसमें कॉपी में जो पीछे बताया हुआ है, हमने बताया हुआ उसका फिगर कॉपी में बना लिए होंगे, तब स्पष्ट सबको समझ में आएगा। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार स्लिट एस विभिन्न दिशाओं में तरंगाग्र उत्पन्न करती है। बिंदुवत चाप गर्त को तथा रेखित चाप स्ट्रिंग को प्रदर्शित करती है। उसमें बिंदुवत चाप गर्त को और रेखित चाप जो है स्ट्रिंग को प्रदर्शित करती है। स्लिट S1 और S2 द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत हैं, हो सकती हैं, जो समान आवृत्ति एवं समान कलम होती है। जब वे पर्दे पर बिंदु O पर पहुंचती हैं, तो S1O और S2O पथ समान होते हैं। इस स्थिति में एक तरंग का स्ट्रिंग दूसरे के स्ट्रिंग पर तथा एक का गर्त दूसरे के गर्त पर होता है। ठीक है, यह जो है समपोषी व्यतिकरण है। ठीक है, यह समपोषी व्यतिकरण पर किया जाता है ना। इससे चित्र में बिंदुओं डॉट डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह प्रभाव बिंदु O पर अधिक होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय उचिष्ट कहते हैं। बिंदु O को क्या कहेंगे, केंद्रीय उचिष्ट कहेंगे। ठीक है, बिंदु O पर अधिक होगा तो केंद्रीय उचिष्ट कहेंगे। पर्दे पर केंद्र O से दूर जाने पर अर्थात बिंदु D1 और D2 पर एक तरंग का स्ट्रिंग दूसरे के गर्त पर होता है, अथवा इसके विपरीत होता है। जहां भी काली फ्रिंज बनती है, वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। जब बिंदु B1 जहाँ पर काली फ्रिंज है तो विनाशी व्यतिकरण होगा। सफेद फ्रिंज है तो कौन सा, समपोषी व्यतिकरण होगा। जब बिंदु B1 और B2 पर तरंग का स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के ऊपर होता है, अर्थात समपोषी व्यतिकरण के कारण पर्दे पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। इस प्रकार एक प्रकाश स्रोत ना एक वर्णी हो, तो माने एक ही कलर का अगर प्रकाश अगर है, तो वह क्रमागत काली और चमकीली फ्रिंजों के मध्य अंतराल एक समान होता है। एक वर्णी होगा तो क्रमागत काली और चमकीली जो यहाँ पर जो फ्रिंजें बनेंगी, उनके मध्य दूरी का होगा बराबर होगा। ठीक है, निष्कर्ष। एक प्रयोग के द्वारा यंग ने प्रकाश तरंग प्रकृति को प्रमाणित किया, और उसने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मापन किया, जो किसी तरंग का अभिलक्षणिक गुण माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे महत्वपूर्ण प्रेक्षण। यदि दोनों स्लिटों में से एक बंद होगा, एक बंद रहेगा तो क्या होगा, दो स्लिट है S1 S2 बनाए थे ना, अगर एक बंद होगा तो क्या होगा, तो व्यतिकरण प्रतिरूप गायब हो जाता है। यह बताता है कि व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, दो कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है। व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए दो को कम से कम कला संबद्ध स्रोत हमको चाहिए। ठीक है, अच्छा, यदि मुख्य स्रोत S के रूप में श्वेत प्रकाश प्रयोग किया जाए, बोला कि एक वर्णी प्रकाश नहीं है, हम लोग एक वर्णी प्रकाश, अब एक वर्णी प्रकाश की जगह पर हम लोग 7 वर्णी प्रकाश लेंगे, जिसको उजला प्रकाश कहते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ इससे फ्रिंज रंगीन और असमान चौड़ाई की हो सकती है। रंगीन बनेगा तो अलग अलग रंगों में आता है। ठीक है, 7 को। ठीक है, बैजानी का पिनाला शॉर्ट ट्रिक को पता ही होगा उसका। ठीक है, व्यतिकरण प्रतिरूप विभिन्न रंगों के श्वेत प्रकाश के घटक के कारण, ठीक है, असंबद्ध रूप से अध्यारोपित हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से अध्यारोपित हो जाता है। ठीक है, सभी रंग के लिए केंद्रीय उचिष्ट पहले वाली स्थिति में होता है, इसलिए केंद्रीय उचिष्ट श्वेत होता है। केंद्रीय श्वेत फ्रिंज रंगीन फ्रिंजों से घिरी रहती है। केंद्रीय जो श्वेत फ्रिंज है रंगीन फ्रिंजों से घिरा रहता है। क्यों, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, इसलिए न्यूनतम होगा, देखते हो केंद्रीय श्वेत फ्रिंज के समीपस्थ होगा, नजदीक में होगा, और लाल रंग के क्या होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए वह दूर होगा। ठीक है, अच्छा, यदि एक स्रोत से प्राप्त फ्रिंज दो कला संबद्ध स्रोतों के स्थान पर दो स्वतंत्र स्रोत होगा, कला संबद्ध के स्रोत के जगह पर वो स्वतंत्र स्रोत है, तो इससे क्या होगा, तो व्यतिकरण प्रतिरूप अस्थायी नहीं करता है। इससे जो बनेगा व्यतिकरण प्रतिरूप अस्थायी नहीं होगा, और चमकीली काली फ्रिंजों की स्थिति निश्चित नहीं होती है, अर्थात दो स्वतंत्र कला संबद्ध स्रोतों की तुलना में व्यतिकरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है।